है के साथ हमारे साथ आना चाहते हैं। हम पूरे खुले मन से उनको स्वीकारते हैं। हमने कभी किसी द्वेष से या से भी किसी दल का अपोज नहीं किया। जो हमारे मुख्य विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, हमारे लिए सबके लिए दरवाज़ा खुला था। मैं तो ये कहूँगी कि ये दुखद है, इससे ये चिंता का भी विषय है हम लोग के लिए भी कि हमारे पास इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि उच्च सदन में हमारी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये दुखद है, पर हम हताश नहीं हैं। समय है, वो भी समय देखा जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत होता था, वो भी समय हमने देखा। और आज जो सरकार और आज जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो दूर दूर तक नहीं। पर राजनीति में कोई चीज़ स्थिर नहीं होती, समय है। आज समय ये है कि हम कमज़ोर हुए हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है कि हम विधान परिषद में 0 हैं और 2 हमारी सीटें हैं। मैं इसको स्वीकार करती हूँ, सहजता से स्वीकार करती हूँ, पर ये जनता का निर्णय। इन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज़ में जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लगा था, आपने उस पैसे को केवल रेड कारपेट में उड़ा दिया। निवेश कुछ हुआ नहीं, और अगर हुआ निवेश तो दिख क्यों नहीं रहा है? कौन से हवा महल बने हुए हैं फैक्ट्रियों के, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है और हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की तो विपक्ष के किले एक एक कर ढह गए, लेकिन इस बीच भी कुछ ऐसे चेहरे थे जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्हीं में से एक हैं आराधना मिश्रा मोना, जिन्होंने अपने पिता के बनाए हुए अभेद दुर्ग यानी रामपुर खास को बचाने में कामयाबी हासिल की। फिर से वो चुन करके आई। अब उनके पास बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक तो कांग्रेस के प्रमुख नेता के तौर पर, दूसरा विधानमंडल नेता के तौर पर, कांग्रेस दल के नेता के तौर पर। लेकिन कैसे विपक्ष इस पूरे 100 दिन को देखता है, क्योंकि बात योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन की हो रही है। इस बारे में हम बात करते हैं आराधना मिश्रा जी से। आराधना जी, सबसे पहले स्वागत है यूपी तक पर। 100 दिन की बात से शुरू करते हैं। 100 दिन के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आपको सबसे पहले नंबर पूछेंगे कि सरकार को कितने नंबर 100 दिनों के उनके कामकाज पर आप देंगी? मुझे तो लगता है कि अभी गिनती नहीं शुरू हुई है, नंबर किस बात पे दे दिया जाए। देखिए, 100 दिन में सरकार ने बहुत जल्दबाजी की थी, अति उत्साह मैं कहूँगी। उन्होंने कहा कि 100 दिन में हम इतना टारगेट फिक्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर आप अगर वास्तविकता देखिए तो उत्तर प्रदेश में और कुछ बड़ा होना बड़ा हो। अपराध बढ़ा, अराजकता बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, महिलाओं से की समस्याएं बढ़ती चली गई, उनके प्रति अपराध बढ़ता चला गया। तो अगर कुछ बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश की बदहाली बढ़ी है। किसी भी तरह से सरकार की कोई भी उपलब्धि मुझे आप गिना दीजिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि बताएं कि कौन सी 100 दिन में ऐसी बड़ी योजना वो उत्तर प्रदेश के लिए लेके आए, कौन सा ऐसी बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए रही। तो 100 दिन में रिपोर्ट कार्ड मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी कर दी उन्होंने, और कोई ऐसी उपलब्धि नहीं ले कर पाए जिसके लिए उनकी उसको सराहा जाए। तो इस पे पुनः सरकार को अपने 100 दिन के कार्यकाल पर फिर से एक बार मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। बड़ा प्रदेश है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, उनको स्वीकार करें और एक रोड मैप तैयार करे सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के। आपने बताया कि 100 दिन में ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं हुआ, मंथन करें इस पर। लेकिन जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया उसमें उन्होंने कई बड़े बड़े आंकड़े दिए हैं कि उन्होंने 844 माफियाओं की, अपराधियों की संपत्ति जब्त की। उन्होंने गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया, बहुत ज़्यादा भुगतान हुआ, जो रिकॉर्ड भुगतान है। उन्होंने इसके अलावा जो रोज़गार मेले हैं, रोज़गार मेले लगा करके युवाओं को रोज़गार देने का काम किया। जो 80,000 करोड़ का निवेश है तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग से, वो होगा, जिससे 5 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार, 20 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा। तो ये आंकड़े आपको लगता है सही नहीं है? देखिए, एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से जो बुलडोज़र चला उस पे जो भी संपत्तियाँ जब्त हुई वो एक
अलग विषय है, वो ज़रूर हुई होंगी। वो सरकार अगर उसका दावा कर रही तो मैं उस पर सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ, पर क्या वो उपलब्धि है सरकार की या प्रदेश की? वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक निर्णय है, पर फिर मैं उस पर सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सरकार को कानून के दायरे में रहते हुए जो अपराधी है उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, पर कानून के दायरे में रह के मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो आपने आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री जी गिना रहे हैं, रोज़गार से का एक संदर्भ ले लीजिए। पिछली सरकार में 5 साल में जो सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ के आसपास रोज़गार देंगे, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकारा कि 4.5 लाख रोज़गार ही वो 5 साल में दे पाए। सरकारी जो रिक्त पद पड़े हैं लगभग 12 लाख हैं, अभी उनको सरकार नहीं पूरा कर पाई। तो 100 दिन के अंदर वो कौन सी ऐसी रोज़गार की बड़ी स्कीम उन्होंने लागू कर दी जिसमें रोज़गार मिल गया हो? अरे उसका रोड मैप बताइए ना, आपके जो सरकार के रिक्तियाँ उनको आप पूरा करिए पहले। तो कह रहे हैं गृह विभाग ने 10,000 नौकरी दी, और जो इन्वेस्टर समिट का जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था उसमें 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार आ रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग तो रोड मैप बता रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की अगर आप बात करें तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना पैसा उसको उसके आयोजन में खर्च हुआ, अगर उसका उतना पैसा केवल निवेश में लगा होता और निवेश उतना ही पैसा निवेश में क्रियान्वित हुआ होता तो शायद आज उत्तर प्रदेश के कुछ नौजवानों को वाकई रोज़गार मिल गया होता। आप मुझे बताइए, जितना निवेश की बात कर रहे हैं, कौन सी बड़ी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आई है? जितने MOU साइन हुए, 5 साल क्या छोटा समय था? 5 साल में, और इधर 100 दिन में आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री लग गई, कौन सी बड़ी ऐसी इंडस्ट्री लग गई? MOU ज़रूर साइन हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, पर उसमें कितने नौजवानों को रोज़गार मिला? मैंने तो कहा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार इस पे श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है, वाइट पेपर जारी करे और बताए कि इन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज में जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लगा था, आपने उस पैसे को केवल रेड कारपेट में उड़ा दिया, निवेश कुछ हुआ नहीं। और अगर हुआ निवेश तो दिख क्यों नहीं रहा है? ये कौन से हवा महल बने हुए हैं फैक्ट्रियों के जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है और हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल, आपने ये बात उठाई थी विधानसभा में, मुझे ये याद है। तो विधानसभा में आपकी भूमिका की बात करते हैं। जिस तरह से आपने बात उठाई, संख्या बल एक बहुत बड़ी बात होती है, आप भी जानती हैं। तो ऐसे में जितना सदन में आपको उनके संख्या बल के आगे आप और एक और विधायक, तो आपको लगता है कि आप संख्या बल का सामना कर पाएंगी? देखिए, संख्या बल महत्वपूर्ण है, मैं उसको डिनाई नहीं करती, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आत्मबल और इच्छा शक्ति। मुझे मेरी पार्टी ने, मैं आभार व्यक्त करूंगी आदरणीय सोनिया जी का और प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझ पे, राहुल जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और मैं अकेली भी होती, अब तो हम 2 हैं, तो मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाती। मैंने पिछली बार भी निभाया, मैं अभी भी निभाऊंगी। मेरी जिम्मेदारी है सरकार को से वो सवाल करना जो उत्तर प्रदेश के जनता के हित के सवाल हैं, उस पर सरकार की जवाबदेही तय करना, और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता, ना रोक पाएगा। और मैं फिर दोहराऊंगी कि इच्छा शक्ति और आत्मबल, ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और सच, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सच का साथ दिया है। हम उसी सच को लेकर के आगे चलेंगे। जहाँ भी सरकार की जो भी कमियाँ होंगी, हम सरकार पे उसकी जवाबदेही तय करें। बिल्कुल, आप जवाबदेही चाहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव से पहले भी रोज़गार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। सबसे ज़्यादा जो प्रखर तौर पर जिन मुद्दों को उठाया था उसमें से एक मुद्दा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन क्या वजह रही कि साथ कांग्रेस को नहीं मिल पाया युवाओं का? क्योंकि आप लोगों ने तो ये मुद्दा उठाया था, और क्या वजह रही? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो ज़मीनी मुद्दे उस समय थे, आप लोगों ने उठाए थे, पर फिर भी। देखिए, हम लोगों ने पहली बार जो हमारा मैनिफेस्टो था, यूथ मैनिफेस्टो लेकर के आए थे हम, और हमने उसमें युवाओं की जो समस्याएं उसको आइडेंटिफाई किया था। और ये कमरे में बैठ के नहीं हुआ था, एसी कमरे में। हम पूरे उत्तर प्रदेश में, जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी थी जिसके अध्यक्ष सलमान खुर्शीद जी थे और मैं उसकी कोऑर्डिनेटर थी, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हमने भ्रमण किया था, युवाओं के डेलीगेशन से मिले, तो जो भी चीज़ें थी हमने उसमें लिखी थी। और एक बहुत अच्छा वर्कबल
चार्टर हमने प्रिपेयर किया था। ये आप सही कह रही हैं कि उसको नौजवानों को हमें उस पर जिस तरह का हमें सहयोग और साथ मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला। पर फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो हमने उस अपने मैनिफेस्टो में लिखा था उस पर आज भी हम कायम हैं। जब भी हमें मौका देगी प्रदेश की जनता, हम उसको लागू करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे। क्योंकि अगर यूथ हमारे प्रदेश का और हमारे देश का, अगर उसको हम सही अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाए, उसको उसका अधिकार नहीं दे पाए, तो हम इस प्रदेश और देश के भविष्य को कभी उज्जवल नहीं कर सकते। ऐसा मौका जब आपको मिलेगा, फिर से चुनाव आएगा, लेकिन उससे पहले सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन का एक विपक्ष का तरीका रहा है। जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरह से आप लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर उसके बाद चुप्पी साध ली कांग्रेस ने। क्या वजह क्या है? क्योंकि आपको लगा कि सामना आप लोग नहीं कर पाएंगे या और कोई वजह है? बिल्कुल नहीं। और आपने देखिए अग्निपथ योजना पर हमने विरोध किया और हम विरोध, आज भी हमारा विरोध जारी है। पर हमने हमेशा शांतिपूर्वक विरोध किया पर आपने ये भी देखा कि जब विरोध की बात की और हमारे साथ और भी जो विपक्ष के दल हैं, किस तरह से सरकार ने इस समय हम लोग की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। किस तरह से आप देखिए, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया, मेरे साथ बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो जब हम सड़क पर निकलने की बात करते, क्योंकि सरकार डरती है, उनके पास जवाब नहीं है। जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब उनके पास नहीं है। तो ये इसलिए सरकार हमें सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं करना देती। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, पर उसका भी क्या सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष अपने उस रूप में सामने आए? क्योंकि बात तो ये होती है कि विपक्ष अगर मुखर है तभी लोकतंत्र एक तरह से सही रूप में है, लेकिन आप कह रही हैं कि सामने ये नहीं आने सरकार देती, विश्वास नहीं करती लोकतंत्र में, कतई विश्वास नहीं करती। वरना आपको अपनी बात आप देखिए ना, केंद्र हमारी कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं, क्या कभी किसी भी आपने कहीं सुना कि किसी भी नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया हो या किसी भी दल को विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया हो? ये पहली बार हुआ कि हमें अपने पार्टी कार्यालय तक नहीं जाने दिया गया, घर में अरेस्ट करके रखा और एक दिन ने कई दिनों तक रखा। यही फोर्स जो हमें अरेस्ट करने के लिए सरकार इस्तेमाल करती है, अगर इसको सड़क पे उतार दे, लॉ एंड ऑर्डर में लगा दे, तो शायद क्राइम कम हो जाएगा। तो ये सरकार का लोकतंत्र का जो हनन कर रही है सरकार, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। और ये मैं तो यही कहूँगी कि डर है सरकार का, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है इन सवालों का। अगर विपक्ष की बात करें तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं, और कांग्रेस अभी इस चेहरे की तलाश में है। सबसे पहली बात यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? रोज़ आप मीडिया में देखती हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? कोई चर्चा नहीं। तो कई बार ये कहा जाता है नेताओं का ही अभाव है। तो क्या कुछ उस बारे में तय है अभी? बीजेपी के अध्यक्ष की चर्चा तो हो रही, बना तो नहीं अभी तक, मुझे तो नहीं मालूम, अभी तक मालूम चला कि बन नहीं, लेकिन उनकी पार्टी का कहना इतने योग्य नेता हैं कि उसमें से चुनाव तो ये तो सबके लिए है। हमारे यहाँ भी बहुत योग्य नेता है कि उसमें चर्चा हो रही है और उसमें ये देखा जा रहा है कि किसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। जो फॉर्मूला उनके ऊपर लागू है वही तो हमारे ऊपर भी लागू है। जिस दिन जो बहुत सारे हमारे योग्य नेता हैं उसमें से किसी एक को हमें चुन करके बनाना है, वो जिस दिन वो चुनाव हो जाएगा उस दिन सबके सामने आ जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, चाहे हम उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपलब्धियों को बताते हुए भी ये कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से विधान परिषद से, उच्च सदन से ही बाहर हो गई। मोतीलाल नेहरू से जो सिलसिला शुरू हुआ था, आपको लगता है कि क्या वाकई कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में अभी ऐसी है कि उसका रिवाइवल आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये दुखद है, इससे ये चिंता का भी विषय है हम लोग के लिए भी कि हमारे पास इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि उच्च सदन में हमारी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये दुखद है, पर हम हताश नहीं हैं। समय है, वो भी समय देखा जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत होता था, वो भी समय हमने देखा। और आज जो सरकार और आज जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो दूर दूर तक नहीं थे। पर राजनीति में कोई चीज़ स्थिर नहीं होती, समय है।
आज समय ये है कि हम कमज़ोर हुए हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है कि हम विधान परिषद में 0 हैं और 2 हमारी सीटें हैं। मैं इसको स्वीकार करती हूँ, सहजता से स्वीकार करती हूँ, पर ये जनता का निर्णय है और लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय होता है वो सहजता से दल को स्वीकार करना चाहिए। पर हम मेहनत करेंगे। हमने इस कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे दौर पहले भी देखे हैं, तो हमें ये विचलित कर सकता है पर परास्त नहीं कर सकता। ये विचारधारा हम गांधी के विचारधारा के हैं। इंदिरा गांधी ने हमारा नेतृत्व किया है, उस नेता ने जिसने देश का ही नहीं दुनिया का भूगोल बदल दिया था बांग्लादेश बना करके, वो हमारी पार्टी के नेता हैं। राजीव जी जिन्होंने अपने शहादत दी, देश अपने शरीर के टुकड़े होने दिए पर आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके। तो सोनिया जी का नेतृत्व है, प्रियंका जी जैसे मेहनती, राहुल जी जैसे मेहनती हमारे नेतृत्व है और हमें पूरा भरोसा है कि हम दुगनी ताकत से वापस आएंगे। हमें उत्तर प्रदेश की जनता पे विश्वास है। आप प्रियंका जी की कोर टीम में भी थी, हमेशा जब चुनाव से पहले उन्होंने यहाँ दौरा किया आप उनके साथ रहीं। प्रियंका जी के बारे में एक बात कहा जाता है, उन्होंने मेहनत तो बहुत की और कई बार चुनाव से पहले जिन मुद्दों पर सरकार का विरोध करना चाहिए था उसमें वो मुख्य विपक्षी पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी से आगे रही। मीडिया में भी इस बात की चर्चा होती रही, पर सिर्फ चुनाव में ही क्यों वो सक्रिय होती हैं, ये बात एक चर्चा का विषय। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आपको याद मैं दिलाऊं तो 2019 में जब पार्लियामेंट का चुनाव था उस वक्त प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की उन्होंने जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी के रूप में संभाली और 2019 से लेकर के 2022 जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, प्रियंका जी ही तो थी उत्तर प्रदेश में जो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका की अग्रणी थी। कौन था? तो एक चुनाव से लेकर के दूसरे चुनाव के बीच में भी, जिसमें कोविड काल भी रहा, कोविड में भी अगर किसी ने पूरी जिम्मेदारी से कोई लोगों की मदद की तो कांग्रेस पार्टी थी। हम हर जगह सड़क पे नज़र आए, कोविड के पहले भी, कोविड के बाद भी, कोविड के दौरान भी। तो 19 से लेके 22 तक तो हम सड़कों पर संघर्ष करते नज़र आए। कब आपने देखा कि प्रियंका जी गायब थी या चुनाव में आई? तो लगातार उत्तर प्रदेश में थी, लखनऊ में थी, उत्तर प्रदेश की सड़कों में थी, कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में थी, कभी पूरब में थी। तो ये एक धारणा जो बना दी गई है ये गलत है और आप उनका शेड्यूल निकाल के देख लीजिए, इसमें कोई मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। वो लगातार उनकी तो प्रेजेंस मीडिया में इग्नोर नहीं की जा सकती। बराबर लगभग 19 से 22 तक उत्तर प्रदेश में ही रही। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक रणनीति के तहत हमें भी तो 2024 की तैयारी करनी है, तो एक रणनीति के तहत हम भी अपना ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। 2024 में कांग्रेस को अभी आप कहाँ देखती हैं? उसमें कांग्रेस की आज की स्थिति भी है, उसमें आपका आत्मबल और आपकी जो एक इच्छा शक्ति है जिसकी आपने बात की थी वो भी है। देखिए, मैं ये इस बात को ज़रूर स्वीकारूंगी कि हमारे लिए बहुत ही कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। बहुत अलग अलग तरह के हमारे सामने परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर तरह की हैं चुनौतियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी अलग है अन्य राज्यों से। यहाँ पे धर्म, जात और सब कम्युनिटी की तक की इतना पेनिट्रेशन है, तो हमें भी उस तरह की राजनीति, कांग्रेस की जो इतिहास रहा है वो हमेशा सर्वधर्म, एक सामाजिक रूप पे सबको साथ लेके चलने की, सारे जात और बिरादरी को साथ लेके चलने की, ये कांग्रेस की मूल भावना रही है और हम आज भी उसी भावना पर कायम हैं और इससे पृथक ना हुए हैं ना होंगे। हम इस चीज़ को लेकर के आगे चलेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश तभी मजबूत हो सकता है जब इसमें सबका सहयोग और सबका साथ होगा। विपक्ष का साथ आना, अभी इसकी कितनी संभावना देखती हैं? हालांकि ये कहना अभी, देखिए, हमने कभी भी इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं किया, कभी इस चीज़ से असहमत भी नहीं हुए। हमने तो चुनाव में भी कहा कि जो हमारी विचारधारा, हमारे एजेंडा और जो हम है के साथ हमारे साथ आना चाहते हैं, हम पूरे खुले मन से उनको स्वीकारते हैं। हमने कभी किसी द्वेष से या किसी से भी किसी दल का अपोज नहीं किया। जो हमारे मुख्य विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, हमारे लिए सबके लिए दरवाज़ा खुला था
और आपको याद होगा प्रियंका जी ने भी ये बात कही थी। तो हमारे लिए तो जो हमारी सोच और विचारधारा के साथ हैं, हमारे मूल विचारधारा के साथ हैं, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। एक सवाल ये है कि पहले राजा भैया के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन इस बार समर्थन किया जब चुनाव हुआ, तो आपको लगता है कि संबंध ठीक हुए हैं? मैं अगर ये पूछूं सीधे तौर पर। देखिए, राजनीति में हर चीज़, मैंने कहा कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, समय और परिस्थितियां बदलते हैं। और दूसरा मैं ज़रा करेक्ट कर दूं कि पहली बार नहीं उन्होंने समर्थन दिया, इसके पहले भी मेरे जो 2 चुनाव हुए थे उसमें भी उनका समर्थन रहा। तो परिस्थितियां और समय हर वक्त बदलता है। अब एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आप खुद को अपने पिता की बेटी कहती हैं, जिन्होंने अपने एक अभेद दुर्ग बनाया, चाहे सरकार किसी भी रही हो, और जिस तरह से राजनीति में आप आईं और उसके बाद अब एक प्रमुख पद पर हैं, अपनी पार्टी की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश में, कितना वो प्राउड फील करते हैं और आगे उनको आप कितना प्राउड फील कराएंगे, क्योंकि आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसको लेकर के चर्चा होती है कभी? बिल्कुल होती है। और मैंने जो भी सीखा और जो भी मैं आज हूँ, जो मेरा वजूद है, वो मेरे पिता का दिया हुआ है। और मैं ये कहूँगी कि उन्होंने एक ट्रेनिंग दी, इस तरह से हमारी परवरिश की कि हम अपनी जिम्मेदारियों को और जो हमारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव है वो अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँच सकें। मैं विधायक बनने के पहले 15 साल ब्लॉक प्रमुख रही। ये कोई पैराशूट से मिली हुई विरासत नहीं थी, मैंने भी मेहनत की और ये मेरे पिता ने सिखाया मुझे कि मेहनत करके ही किसी चीज़ को पाओगे, तभी उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझोगे और उसको आगे भी ले जाओगे। तो जो भी मैं हूँ उनसे बहुत कुछ सीखा। अभी राजनीति में वो आपको क्या करना है आगे, किसी बात पर चर्चा करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं? बिल्कुल, हर बात पे, छोटी बड़ी बात उनकी, वो भी अपने लिए भी चर्चा करते हैं और मैं भी अपने विषयों पे चर्चा करती हूँ। और ये चर्चा है, कभी हम लोगों ने अपनी किसी भी बात को एक दूसरे के ऊपर मैं कहूँगी कि फोर्स नहीं किया, हम चर्चा ज़रूर करी और निर्णय जो है वो छोड़ दिया कि ये सही है, ये गलत का निर्णय। और मुझे लगता है कि ये क्षमता जो मेरे अंदर आई निर्णय लेने की, ये इसी वजह से आई क्योंकि कभी पिताजी ने मेरे ऊपर निर्णय फोर्स नहीं किया। उन्होंने बस ये बताया कि ये सही है और ये गलत है, बाकी निर्णय अपने आप लो। और बस मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि जो मेरे पिता ने मुझे विरासत दी है, उन्होंने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से 42 वर्ष राजनीति में कमाए हैं, चाहे वो उनकी रामपुर खास की विधानसभा के जनता के बीच में उनका विश्वास रहा हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में रहा हो। बहुत मेहनत और परिश्रम से कमाया है, विरासत मैंने ली है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उतनी ही ईमानदारी और निष्ठा से मैं भी इस विरासत को आगे ले जाऊँ। यानी 2024 के लिए तैयार हैं आप अपनी पार्टी के लिए पूरा समय और पूरी अपनी निष्ठा? मेरी निष्ठा मेरे पिता के साथ की तरह कांग्रेस पार्टी में अक्षुण्ण है। गांधी परिवार ने जिसने इतनी बड़ी शहादत दी है इस देश के लिए, पार्टी के लिए, उसके साथ हमारा पारिवारिक संबंध भी है और हमारी निष्ठा भी है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं आराधना मिश्रा मोना, रामपुर खास से विधायक हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आगे देखना हो तो 2024 के लिए इनकी भूमिका में देखा जा सकता है। बात सरकार के 100 दिनों की है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने तर्कों से कहा कि 100 दिन में कोई उपलब्धि नहीं हुई, हमने कांग्रेस की स्थिति पर भी चर्चा की और आत्मबल और इच्छा शक्ति के भरोसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो नज़र ज़रूर इन पर भी रहेगी, क्योंकि एक सशक्त विपक्षी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, ये सभी मानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।